शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आज की वीडियो पर लाइक टारगेट्स जो है वो 300 है और इंशाल्लाह आप लोग उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी प्रियंका नायक शेयर कर रही है इंडिया से। प्रियंका कहती हैं कि आज आपके साथ मेरी फ्रेंड की बड़ी बहन की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। वो बताती है कि मेरी बहन की शादी थी तो घर में शादी का फंक्शन था, सारे मेहमान आए हुए थे। तो जिस दिन मेरी बहन की मेहंदी थी, शाम का टाइम था, उसको मेहंदी लग रही थी। जैसे उसके हाथों पर और पाँव पर मेहंदी लग गई, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मेहंदी के फंक्शन में बैठी हुई थी। एकदम से उसके हस्बैंड की कॉल आई तो वो कॉल अटेंड करने के लिए साइड पर हुई। वहाँ पर भी शोर था तो वो छत के ऊपर चली गई। अब काफ़ी देर हो गई उसको नीचे ना आए हुए। सब उसको ढूंढ रहे थे, देख रहे थे कि वो कहाँ गई। तभी मेरी अम्मी जब ऊपर गई तो वो क्या देखती हैं कि मेरी जो आपी थी वो छत के एक कोने में बैठी हुई थी और बिल्कुल गुमसुम थी, कोई बात नहीं कर रही थी, किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उनकी अम्मी ने कहा कि बेटा इधर क्या कर रही हो, सब तुम्हें नीचे ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी मेहंदी है, ऊपर क्या कर रही हो। वो कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप उठी और नीचे जाकर अपने कमरे में सो गई। सबको यही लगा कि शायद बहुत थक गई हैं इसलिए जाकर सो गई हैं। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम सब लोग भी सो गए। सुबह जब आँख खुली तो सब आपी को उठाने के लिए गए तो वो अपने कमरे में नहीं थी। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि दुल्हन कहाँ चली गई है। फिर उनको ढूंढते ढूंढते छत पर गए तो वो छत के उसी कोने में बैठी थी और किसी ना दिखने वाली मखलूक के साथ इस तरह से बातें कर रही थी जैसे उनको कोई नज़र आ रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आई कि इनको क्या हुआ है। बड़े मुश्किल के साथ उनको ऊपर से नीचे लेकर आए तो वो बिल्कुल गुमसुम सी थी, कुछ नहीं बोल रही थी, बस मुसलसल ऊपर ही देखे जा रही थी। सब ने ये कहा कि हमें डॉक्टर को बुलाना होगा, पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है। तो उस शादी में एक बूढ़ी औरत भी आई हुई थी। उनका ये कहना था कि ये डॉक्टरी मामला नहीं है, इसको किसी साहिबुल हस्ती के पास लेकर जाना होगा क्योंकि इस लड़की की जो हालत है वो नॉर्मल नहीं है। फिर उनके घर वालों ने एक आमिर साहब का पता लगाया, उनके पास अपनी बेटी को लेकर गए। जैसे ही आमिर साहब के पास गए तो उन्होंने कोई दम वगैरह किया और पढ़ाई की और ये कहा कि आपकी बेटी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा वहशी जिन का कब्ज़ा हो चुका है, अभी इसकी शादी को रोकना होगा। 3 दिन का अमल है, 3 दिन के बाद इसकी शादी कर दे। उस जिन को इसके ऊपर हासिल करना होगा वरना वो इसको जानी नुकसान पहुंचा देगा और जिससे इसकी शादी होगी उसको भी नुकसान दे देगा। 3 दिन लगातार इस लड़की को मेरे पास लेकर आए। उन लोगों ने ऐसा ही किया, शादी डिले कर दी। अब पहले दिन जब उन आमिर साहब के पास लेकर गए, उन्होंने पढ़ाई की तो आपी के जिस्म में एक मर्दाना आवाज़ बोलने लग गई। बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी। वो जो आमिल थे उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस लड़की को क्यों अपने कब्ज़े में किया हुआ है। जिस पर उसका ये कहना था कि इस लड़की ने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाई हुई थी और रात का टाइम था। जब ये छत पर आई तो मैं इनके छत पर ही मौजूद था। मुझे इसकी मेहंदी की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं इस पर आशिक हो चुका हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अगर मुझे इससे दूर करेंगे तो मैं इसको जानी नुकसान दे दूंगा। फिर वो जो आमिल थे उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन में तुमने इस लड़की को ना छोड़ा तो तीसरे दिन मैं तुम्हें जला दूंगा। 2 दिन लगातार वो आप ही को दम करते रहे और तीसरे दिन दोबारा से इसको हाजिर किया और ये कहा कि अगर तुमने इस लड़की को ना छोड़ा तो मैं तुम्हें अभी जला दूंगा। जैसे उन्होंने वो पढ़ाई शुरू की तो उस जिन ने ये कहा कि ठीक है, मैं इस लड़की को छोड़कर चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर कभी भी ये रात के टाइम अकेली छत पर जाएगी तो मैं इसको जानी नुकसान दे दूँगा। इसके अलावा अगर ये अकेली किसी भी वीराने में शाम के बाद निकलेगी तो मैं तब भी इसकी जान ले लूँगा। फिर एकदम से वो जो आमिल साहब थे उन्होंने कोई पढ़ाई की तो एक काले रंग का धुआं उनके जिस्म से निकला और हवा में गायब हो गया और वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आया
तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं था उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। फिर वो जो आमिल थे उन्होंने एक तावीज़ बना कर दिया और ये कहा कि इस तावीज़ को कभी भी गले से नहीं उतारना। उसके बाद मेरी फ्रेंड की जो आपी थी उनकी शादी हो गई और अब वो अपने घर में बिल्कुल खुश हैं। ये उनकी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका नायक आपका। इसीलिए मैं अपनी स्टोरीज़ में आप लोगों को मैसेज देती हूँ, कभी भी गर्ल्स को अकेले रात को मगरिब के बाद छत पर नहीं जाना चाहिए। उस वक्त जिन्नात आज़ाद होते हैं और वो इंसान को इसी तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। जो लोग इन बातों को फरामोश करते हैं फिर उनके लिए ऐसी चीज़ें नुकसानदेह साबित होती हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सालिका शेयर कर रही हैं सिंध से। सालिका कहती हैं कि आज आपके साथ मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो हम लोगों की दादी अम्मा ने हमें सुनाई। हम लोगों का जो घर था, ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग रहते थे और नीचे वाले पोर्शन में दादी अम्मा लोग रहते थे। दादी अम्मा परहेज़गार थी, इबादत गुजार थी, तो तहज्जुद के लिए वो आधी रात को जाग जाया करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, दादी अम्मा की आंख खुली, वो तहज्जुद की नमाज़ के लिए जागी, तो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो वो क्या देखती हैं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहे हैं और इस तरह से तैयार हुए हुए हैं जिस तरह से वो घर से बाहर जा रहे हैं। दादी अम्मा ने उन्हें रोका कि इस टाइम कहाँ पर जा रहे हो। उन्होंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और घर का दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर चले गए। तभी दादी अम्मा ने ये भी देखा कि सीढ़ियों से मैं भी उनके पीछे नीचे आई हूँ और मैंने दरवाज़ा बंद किया और दोबारा सीढ़ियों में ऊपर जाने लगी। दादी अम्मा ने बाकायदा मुझे भी बुलाया और रोका और पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स इस टाइम कहाँ गए हैं, जबकि मैंने भी उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब दादी अम्मा मेरे पीछे सीढ़ियों तक आई तो मैं आधी सीढ़ियों में जाकर गायब हो गई, उनकी नज़रों से ओझल हो गई। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई कि ये मैंने अपनी नज़रों से क्या देख लिया है। तभी वो अपने कमरे में वापस गई और जाकर उन्होंने कमरे में किसी को ये बात उस टाइम नहीं बताई। जब सुबह हुई तो दादी अम्मा ने ये बात सब घर वालों के साथ शेयर की, जबकि हम लोगों ने उनको ये कहा कि हम लोग तो रात को नीचे आए ही नहीं हैं और इतनी रात को हम लोगों ने कहाँ जाना था। दादी अम्मा बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। फिर दादी अम्मा ने हमें ये बताया कि हम लोगों का जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर नेक जिन्नात का बसेरा है। हो सकता है रात के टाइम वो अपना आप उस टाइम वो वहाँ से गुजर रहे हों तो अपना असल रूप उन लोगों ने जाहिर ना करना हो, इसलिए वो हम लोगों के रूप में सामने आए थे। ये एक स्टोरी थी जो हम लोगों की दादी अम्मा ने हम लोगों के साथ शेयर की और हम लोगों के अपने घर की थी। बहुत शुक्रिया सलीका आपका। लिसनर्स, रात के टाइम मगरिब के बाद जैसे जिन्नात आज़ाद होते हैं तो वो जिन घरों में उनका बसेरा होता है वहाँ पर वो अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं। कभी इंसान को किसी आहट की सूरत में, कभी किसी रोशनी की सूरत में, कभी किसी हेवले की सूरत में, कभी किसी साए की सूरत में इंसान के पीछे से गुजर जाना, इंसान के सामने से गुजर जाना और एकदम से आंखों से ओझल हो जाना। और कभी कभी ये मखलूक अपना आप धुएं की शक्ल में भी ज़ाहिर करती है। तो जब कभी भी आप लोग ऐसा कुछ देखें उसी टाइम आयतल कुर्सी पढ़कर, दरूद पाक पढ़कर उस जगह से हट जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अगर ये लग रहा है कि हम लोगों के सामने से कुछ ऐसा गुजरा है जिसको हम पलक झपकते देख सकते हैं और फिर वो चीज़ गायब हो जाती है, तो अगर हम फिर भी वहीं पर रहें तो वो चीज़ें नुकसानदेह भी हो सकती हैं। अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं सनड्रिला। सनड्रिला कहती हैं कि आज आपके साथ हम लोगों की जो कज़न हैं जिनके गांव भी सिंध में ही है, वहाँ पर उन लोगों ने एक बैठक बनाई हुई थी। सिंधी ज़ुबान में बैठक को ओताक बोलते हैं और वो घरों से थोड़ी दूर बनाई जाती है। वो मेहमानों के लिए तैयार की जाती है कि जब कभी भी वहाँ पर मेहमान आए तो उनको वहाँ पर रहने के लिए ओताक उनको दी जाती है। हम लोगों के जो कज़न थे उन लोगों की जहाँ पर वो बैठक थी वो उन लोगों के घरों से थोड़ी ही दूर थी। उसको दो रास्ते लगते थे। एक रास्ता ऐसा था, अगर ओताक की तरफ जाना हो तो रास्ते में तालाब आता था, वो थोड़ा सा रास्ता जो था वो लंबा पड़ जाता था। और एक रास्ता वो था कि बैक साइड से अगर मेरे कज़न हैं वहाँ पर दूसरे भी हम लोगों के रिलेटिव्स रहते हैं, उनके घरों को क्रॉस करके उनमें से होते हुए आप ओताक की तरफ जा सकते हैं। अब वो जो ओताक वाली जगह है वो बहुत ज़्यादा असेब ज़दा है। उसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हम लोगों के कज़न हम लोगों के साथ शेयर करते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात है, वहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे कज़न थे, उन्होंने खाना लेकर जाना था ओताक पर ही, तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैं घर से निकला मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने घरों में से होता ओताक की तरफ चला जाता हूँ। अगर मैं जो उसका
नॉर्मल वे है, अगर वहाँ से गया तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो तालाब वाले रास्ते पर से नहीं गए और घरों के रास्ते की तरफ से जाने लगे। तभी वो कहते हैं, जैसे ही मैं बैठक के पास पहुंचा और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने अंदर एक सफ़ेद कलर की बिल्ली देखी। उस बिल्ली ने जब मेरी तरफ देखा तो वो भागती हुई बाहर निकली और उसकी जो बैठक थी उसकी छत को क्रॉस करके वो बिल्कुल छत के ऊपर चली गई छलांग लगाकर। जैसे वो छत के ऊपर गई, वहाँ पर मेरा एक और कज़न भी बैठा हुआ था। वो ये कहता है कि मुझे इस तरह से छत के ऊपर से आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई बहुत ज़्यादा भारी कदमों के साथ ऊपर चल रहा है। यहाँ तक कि मैं डर रहा था कि कहीं छत नीचे ही ना गिर जाए। ऐसा लग रहा था कि छत हिलने लग गया है। वो डरता हुआ बाहर निकला और सबसे ये कहने लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे ज़लज़ला आया है, क्योंकि छत को मैंने मुसलसल हिलते हुए महसूस किया है। जब उन लोगों ने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसी तरह से एक दफ़ा उन लोगों के कुछ मेहमान आए हुए थे, तो उन लोगों ने उनका स्टे और उनका जो सोने का बंदोबस्त था सारा उसी बैठक में किया हुआ था। वो कहते हैं कि हम लोगों के जो रिश्तेदार थे सारी रात वहाँ पर सो नहीं सके। बार बार उस बैठक की लाइट्स कोई ऑन कर देता था और कोई ऑफ़ कर देता था। सारी रात उन लोगों ने जाग कर गुजारी। उधर किसी से भी नहीं रहा जाता था। फिर वो लोग सुबह सुबह अपने घर चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ से कुछ खाया पिया भी नहीं। वो इस हद तक खौफज़दा हो चुके थे। इसी तरह से एक दफ़ा मेरे कज़न जो थे वो वहाँ पर सो रहे थे, तो एकदम से उनकी पूरी चारपाई किसी ने हवा में ऊंची, बिल्कुल ज़मीन से ऊंची कर दी। वो बहुत ज़्यादा डर गए और बड़े मुश्किल के साथ वहाँ से नीचे उतरे। जैसे वो बैठक से बाहर आए तो बैठक का दरवाज़ा बंद हो गया और ऐसा लग रहा था कि अंदर का सारा सामान और खिड़कियाँ दरवाजे जैसे टूट जाएंगे। बार बार उस बैठक की लाइट को कोई ऑन कर देता था। फिर एक बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ आई कि दोबारा अगर यहाँ पर आए तो जान से मार देंगे। अब यहाँ तक वहाँ के हालात ख़राब हो चुके थे कि वहाँ पर दिन के टाइम भी कोई नहीं जा सकता था। मेरे कज़न कहते हैं कि सिर्फ़ एक वाहिद वो है जो वहाँ पर अगर चाहें तो सो सकते हैं, उनके अलावा वहाँ पर कोई भी टाइम नहीं गुजार सकता। वो जगह इतनी ज़्यादा आसेबज़दा हो चुकी है। अब उन लोगों ने उस बैठक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए उन लोगों ने बनाई है, जब वो उसको यूज़ ही नहीं कर सकते तो फिर वो कहते हैं कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उन मखलूक का इस तरह से उनकी ज़िद करेंगे तो हो सकता है वो हमें नुकसान पहुंचाएं। ये मेरे कज़न लोगों की एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सैंड्रिला आपका। इसने जिस जगह पर भी जिन्नात का बसेरा हो, चाहे वो कोई कमरा हो या कोई घर हो या आपके घर का कोई स्पेसिफ़िक हिस्सा हो, अगर वहाँ पर जिन्नात आपको अपना आप ज़ाहिर करते हैं और बाकायदा आपको मैसेज देते हैं कि यहाँ पर मत आओ, तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब इंसान उनकी ज़िद करके ऐसी जगहों पर जाते हैं तो फिर वो उनको नुकसान पहुँचाते हैं। अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर करी है साइमा। साइमा कहती है, मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ और आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों का जहाँ पर घर था, हम लोगों के घर के साथ वाला एक घर था जिसके बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी कि वो घर आसेबज़दा है, वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बातें कुछ हद तक सच भी थी। उस घर में जितने लोग भी आकर रहने की कोशिश करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह या 2 माह रहते थे। इसके बाद वो लोग वजह बताए बिना ही वहाँ से चले जाया करते थे। हम लोगों के वहाँ पर रहते रहते भी 5 से 6 दफ़ा वो घर रेंट आउट हुआ और उसके बाद वो घर फिर खाली हो गया। अब उस घर को खाली हुए हुए तकरीबन 5-6 माह हो चुके थे। कुछ लोग उस घर को देखने भी आते थे, तो कोई भी अभी तक उसको रेंट पर नहीं ले रहा था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड काम पर गए हुए थे और बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए गए हुए थे। मैं किचन में काम कर रही थी, दोपहर का टाइम था। एकदम से ऐसी आवाज़ें आने लगी जिस तरह से कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहा है और किसी लड़की को कोई बहुत ज़्यादा मार रहा है। किसी लड़की की बहुत ज़्यादा चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ें इस तरह से आ रही थी कि जैसे उसी घर में से आ रही हैं। हम लोगों का जहाँ पर किचन था, उसके जो बाहर वाला हिस्सा था वहाँ पर एक विंडो थी और वो उसी घर के साथ वाली दीवार भी बनती थी। मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज़ें आ रही थी। मुझे ये लगा कि शायद इस घर में कोई आ गया होगा, हम लोगों को पता नहीं होगा। अब वो आवाज़ें ऐसी थी कि वो मदद के लिए जैसे किसी को बुला रही थी कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं भागती हुई अपने छत के ऊपर गई। हम लोगों की छत के ऊपर से वो घर साफ दिखाई देता था। सामने सहन होता था जहाँ से देख सकते थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मैं छत के ऊपर गई, मैंने झांक कर देखा, उस घर के अंदर से ही आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जो सामने वाले कमरे थे उनके दरवाजे भी बंद थे,
लेकिन आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। तभी एकदम से मुझे लगा कि जैसे कोई लड़की भागकर सहन में से बरामदे की तरफ गई है। मैंने एक लड़की को भागते हुए भी देखा, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। तकरीबन 5-10 मिनट मैं वहाँ पर खड़ी रही और एकदम से वो आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर मैं नीचे आई, मैंने खाना बनाया। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। दोपहर में जब मेरे हस्बैंड घर आए और मैंने उनसे ये बात शेयर की, तो उनका ये कहना था कि घर के ऊपर तो सुबह भी ताला लगा हुआ था और अभी भी ताला लगा हुआ है, उस घर में तो अभी तक कोई भी नहीं आया, तो मैं कोई वहम हुआ होगा। मैंने ये कहा कि ये वहम की बात नहीं है, मैंने खुद किसी को चीखते देखा है ऊपर। खैर उन्होंने मेरी बात का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया और वो वापस चले गए। वो ऑफिस से शाम के टाइम आया करते थे। तो मेरे जो बच्चे थे वो छत के ऊपर खेल रहे थे। मगरिब से थोड़ी देर पहले की बात है। वो लोग कहीं मैच खेल रहे थे, क्रिकेट मैच। उन लोगों की बॉल उस घर में जाकर गिरी। अब वो लोग दीवार के ऊपर ही खड़े होकर उधर झांक रहे थे कि हम लोग बॉल को उठा लें। दीवार थोड़ी सी ऊंची थी, तो वो बच्चे थे उधर उतर नहीं सकते थे। जैसे वो अपनी दीवार से नीचे उतरे तो उनकी बॉल उस घर से हम लोगों के घर किसी ने फेंक दी। वो लोग बॉल लेकर नीचे आ गए और मुझे आकर ये सारी बात बताई। अब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही थी कि ये कैसे मुमकिन है। रात 8 बजे का टाइम था। तो बादल बने हुए थे। मैंने छत के ऊपर कुछ कपड़े धोकर बिछाए हुए थे। मैं जैसे उनको उतारने के लिए छत पर गई, तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा, रात 9 बजे का टाइम था। मैं छत के ऊपर से कपड़े उतारने के लिए गई तो मैंने देखा कि जिस तरह से उस घर की दीवार के ऊपर कोई लड़की खड़ी हुई है, यानी हम लोगों के घर में झांक रही है। जैसे मैंने सुबह झांक कर देखा था, वैसे ही कोई लड़की झांक कर देख रही है। उसके सर के बाल भी खुले हुए थे। मैंने उस लड़की को खुद अपनी आंखों से देखा। मैं कपड़े उतारने लग गई। दीवार से जैसे मैंने कपड़े उतारे, मैंने पीछे पलट कर देखा, वो उस टाइम तक भी वहाँ पर खड़ी होकर हम लोगों के घर ही झांक रही थी। मैंने उससे पूछा कि आप लोग नए आए हैं इस घर में? उसने बाकायदा मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एकदम से जैसे वो दीवार से नीचे उतर गई। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं कपड़े लेकर नीचे आ गई। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर मैंने अपनी तसल्ली करने के लिए जैसे ही कपड़े लाकर नीचे रखे, मैंने अपने घर से बाहर निकल कर देखा कि मैं जाकर देखती हूँ क्या इस घर का जो बाहर से लॉक लगा हुआ है वो खुला है या नहीं। जब मैंने बाहर झांक कर देखा तो गेट के ऊपर अभी भी ताला लगा हुआ था और उस घर की लाइट्स इस तरह से ऑफ थी जैसे वहाँ पर कोई भी नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच थी। अब मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने अभी ऊपर किसको देखा था। सारी रात मैं इसी परेशानी में रही। जब आधी रात का टाइम हुआ, मुझे टेंशन से पहले ही नींद नहीं आ रही थी। इस तरह से आवाज़ें आ रही थी जिस तरह से हम लोगों की छत के ऊपर बाकायदा किसी ने छलांग लगाई है और ऊपर कोई चल फिर रहा है। उस आवाज़ को सुनकर मेरे हस्बैंड भी जाग गए। मैंने उन्हें ये कहा कि आज मैंने वहाँ पर एक लड़की को भी देखा है और अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोगों की छत के ऊपर जैसे किसी ने छलांग लगाई है। उनका ये कहना था कि ऐसा ना हो कि इस घर में ऐसे अक्सर चोर वगैरह कुछ छुप जाते हैं, तो कोई ऐसा सीन ना हो। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों ने ये तो मुनासिब नहीं समझा कि दरवाज़ा खोलकर बाहर जाएं, क्योंकि बाकायदा किसी के चलने फिरने की आवाज़ आ रही थी, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जब हम लोगों ने विंडो में से थोड़ी सी विंडो खोलकर देखा तो एक लड़की हम लोगों की सीढ़ियों में खड़ी हुई थी, क्योंकि हम लोगों की सीढ़ियाँ जो थी बिल्कुल सामने सहन में थी और अगर अपने रूम की विंडो से हम लोग देखना चाहते तो सामने नज़र आ रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा ये वही लड़की है, और वो इस तरह से हम लोगों के रूम की तरफ देख रही थी जैसे उसको पता था कि हम लोग उसको विंडो में से देख रहे हैं। उसके सर के बाल अभी भी खुले हुए थे और कद भी खासा लंबा था। बहुत ज़्यादा ड्रामनी लग रही थी वो। हम लोग बड़े परेशान कि ये हम लोगों के घर में क्या कर रही है। तभी वो एकदम से वापस सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर उसके पीछे गए और ये कहने लगे कि तुम कौन और हमारे घर में क्या कर रही हो। अभी वो ये कहते हुए सीढ़ियों की तरफ भाग गई थे कि वो बिल्कुल छत के ऊपर चली गई। मैं भी उनके पीछे थी। हम लोग भागते हुए ऊपर गए। हम लोगों के देखते ही देखते वो जो लड़की थी दीवार से दूसरी तरफ फलांग गई। जैसे हम लोगों ने दूसरी तरफ पलट कर देखा तो उसकी हाइट इतनी लंबी हो चुकी थी कि जैसे आसमान के साथ उसका सर लग रहा है, और उसके माथे में से एक लाइट भी निकल रही थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ड्रावना लग रहा था, क्योंकि वो हम लोगों के देखते ही देखते उसकी हाइट बढ़ने लग गई और वो एकदम से उसी घर की दीवार में गायब हो गई। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए, चीखें मारते हुए नीचे आ गए और बच्चों वाले रूम में भी जाकर देखा, बच्चे आराम से सो रहे थे। अब हम लोगों को आइडिया हो गया कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, यहाँ पर जिन्नात का शायद बसेरा हो गया, क्योंकि उस घर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सी बातें सुनी हुई थी। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने वो रात गुजारी। सुबह मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना था, वो ऑफ़िस नहीं गए, बल्कि हम लोगों के मोहल्ले में ही एक घर था। वो लोग अक्सर ये
अमल वगैरह किया करते थे। उनके एक नाना अबू थे, उनके साथ ही रहते थे। उनके पास के उनको सारी बात बताई। वो हम लोगों के घर आए। जैसे वो हम लोगों के घर आए, ऊपर छत पर गए और झांक कर उस घर में देखा, कोई चीज़ पढ़कर उन्होंने उस घर में फेंकी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लगी, जैसे उस घर की खिड़कियाँ दरवाजे कोई बार बार खोल रहा है और बंद कर रहा है, और एक शोर बरपा हो गया। उनका ये कहना था कि इस घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात आबाद हैं और आपने इनकी आवाज़ों पर तवज्जो किया, आपका घर इनके घर के साथ है। जिस तरह से बच्चों की बॉल का उधर जाना, फिर उधर से इधर आना, फिर मेरा उससे मुखातिब होना, तो वो जिन्नात इसलिए आपके घर आए थे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए कि हम लोग अब क्या करें, बच्चे भी छोटे हैं। उनका ये कहना था बेहतर यही है कि आप लोग इस घर को छोड़ दें, वरना ये जिन्नात ने जिस तरह से इस घर को देख लिया है शायद ये आप लोगों को भी तंग करें। उन्होंने हमें कोई तावीज़ वगैरह नहीं दिया क्योंकि वो ये कहते थे ये जिन्नात बहुत सख्त हैं, मैं इनसे टक्कर नहीं ले सकता। वो चले गए और हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। अब हम लोग शाम को ही अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके अपने कमरों में चले जाया करते थे। सारी रात उस घर से बोलने की आवाज़ें आती थी और सारी रात ऐसा लगता था जैसे दीवारों में कोई कील लगाता है तो एक वो आवाज़ आती है। बहुत ज़्यादा हम लोगों को डर लगता था, यहाँ तक कि हम लोगों की छत के ऊपर भी बाकायदा चलने फिरने की आवाज़ें आती थी। मैं तो उस घर में अकेली दिन के टाइम रह भी नहीं सकती थी, इतना डर लगता था। हम लोगों ने वो घर 10 दिन के अंदर अंदर छोड़ दिया और वो जो 10 दिन थे वो भी बहुत मुश्किल थे। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो बाहर किचन के बाहर एक नेट का हम लोगों ने कर्टन सा लगाया हुआ था कि किचन में कोई मच्छर वगैरह ना चला जाए। मक्खियाँ और मच्छर अक्सर चले जाते हैं। तो मुझे 2 से 3 दफ़ा ऐसा लगा कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो किचन के बाहर से कभी कोई गुजर के जाता है और कभी कोई बाकायदा पर्दे को उठाकर जैसे मुझे अंदर देखता था। मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया, उसके बाद कभी भी इस मोहल्ले में नहीं गए। लेकिन मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उस जिन्नात ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ये एक मेरी ज़िंदगी की स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया साइमा आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कभी भी किसी के साथ ऐसे मामलात ना बने। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास से अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिसका ये काम था कि वो कोई भी बिल्डिंग अगर खाली होती थी तो वहाँ की सफाई वगैरह और एकदम से उसको बिल्कुल वो नेक्स्ट पर्सन के लिए उसको रेडी कर देते थे। उनका काम ही ये होता था। तो वो ये मुझे एक आदमी ने कांटेक्ट किया और ये कहा कि मेरी एक दुकान है और वो काफ़ी अरसे से खाली है, उसकी सफाई वगैरह करनी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा है और उसको बिल्कुल साफ़ कर दो। मैं चला गया उस लोकेशन पर, मेरे साथ 2 आदमी भी थे। अब वहाँ पर जब हम लोगों ने इस शॉप को खोल कर देखा, उसके 2 पार्ट्स थे, एक बेसमेंट भी था और एक ऊपर वाला हिस्सा भी था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ज़मानों से जैसे कभी कोई आया ही नहीं है और वहाँ पर इतना कचरा था, इतनी गंदगी थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर ये लोग क्या काम करते थे। हम लोगों ने तकरीबन 2 दिन लगाकर उस जगह की सफाई की। एक दिन तो पूरा हम लोग वहाँ का कचरा ही समेटते रह गए। जिस दिन हम लोगों ने इसकी सफाई कंप्लीट कर ली, अभी हम लोग वहीं पर थे तो एकदम से हम लोगों को ऐसी आवाज़ें आने लगी जिस तरह से बेसमेंट में कोई सामान गिरता है, जबकि वो दुकान बिल्कुल खाली थी, वहाँ पर कोई ऐसा वैसा सामान भी नहीं था। हम लोगों को बड़ी हैरानगी हुई कि हम लोगों के अलावा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, फिर ये किस तरह से पॉसिबल है कि यहाँ पर इस तरह का शोर हो रहा है। जैसे ही हम लोग नीचे गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे साथ एक लड़का भी था। हम लोग इधर उधर देखने लगे, दिन की रोशनी भी थी तो बेसमेंट में देखा जा सकता था, हमें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। तभी मेरे साथ जो लड़का था वो मेरी बैक साइड पर था, उसने एकदम से चीखना शुरू कर दिया। जब मैंने उसकी तरफ पलट कर देखा तो उसका सर किसी चीज़ ने पकड़कर छत के साथ लगाया हुआ था, लेकिन उसको किसने उठाया हुआ था वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और वो चीखें मार रहा था, हवा में हाथ पाँव चला रहा था कि मुझे बचा लो। बड़ी मुश्किल के साथ मैंने उसको नीचे उतारा। हम लोग जैसे ही वहाँ से निकलने लगे तो मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि जैसे मेरा पाँव किसी ने पकड़ा है। एकदम से हमें अपनी बैक साइड से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लग गईं। जैसे ही हम लोग गिरते पड़ते उस बेसमेंट से बाहर निकले तो जो हम लोगों के साथ तीसरा आदमी था वो सीढ़ियों में खड़ा हुआ था, वो सारा ये शोर शराबा सुन रहा था। जैसे हम लोग ऊपर आए उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने ये कहा कि जैसे तुम लोग भागकर ऊपर आ रहे थे, तुम लोगों के पीछे एक बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाला कोई शख्स था जो सीढ़ियों तक तुम लोगों के साथ ऊपर आया है। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। हम लोगों ने जल्दी से उस जगह का काम कंप्लीट किया और उस शॉप को बंद करके वापस आ गए और ये बात आकर हमने जो वहाँ का ऑनर था उसको भी बताई। उसने ये कहा कि मेरी ये जो शॉप है ये तकरीबन 5-6 साल से खाली पड़ी है, ये मैं जब भी यहाँ पर कोई काम करने की कोशिश करता हूँ मेरा नुकसान हो जाता है, इसलिए मैंने इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। अब मेरे से इस जगह को किसी ने ख़रीद लिया है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या मामला आता है, लेकिन तुम लोग जो बता रहे हो उसके बाद
वो ये कहता है कि मैं उस जगह पर जाऊँगा भी नहीं। पता नहीं फिर उस शॉप का क्या बना क्या नहीं, लेकिन जो वाक़यात हम लोगों ने अपनी आंखों से देखे वो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने मैनचेस्टर से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखा करें और मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। मेरे व्लॉग चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।